हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। यह है हमारी स्पेशल वोकैब की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दो लोगों से बात करना चाहता हूं। पहले वो जो अभी 12th पास करके कंपटीशन की तैयारी में आए हैं, और दूसरे वो लोग जो 4-5 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं। पहले बात करते हैं उन लोगों से जो 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। चलो बताओ बेटा, क्या हुआ, क्यों लग गए आपको 4-5 साल? सोचा है कभी आपने इस बारे में कि भाई इतने साल क्यों लग गए? 12th के बाद तो आपने तो यही सोचा था ना कि भाई 1 साल लगेगा, 1 साल में जैसी एज कंप्लीट होगी और हम चुटकियों में पूरा कर देंगे। नहीं ले पाए ना आप नहीं कर पाए ना पूरी तैयारी, ना आप जॉब ले पाए। कभी सोचते हो बैठकर इस बारे में आप कि दिक्कत क्या है, असली वजह क्या है आपके सिलेक्शन ना लेने की? मैं बताता हूँ बेटा, आपकी अप्रोच ही गलत है। आप चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ते हो, आप तरीके से, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। आप ही रेस्पॉन्सिबल हो अपनी नाकामयाबी के। अपने फेलियर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो बेटा। कोई और जिम्मेदार थोड़ी ना है यार, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, सारा कुछ है, और आप फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो गड़बड़ कहीं ना कहीं आपके पार्ट पर है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। आप बैठो, आप किसी दिन पूरा दिन ये लगाओ, आप एक दिन निकाल लो, आज आपको कुछ नहीं करना। आज आपको सोचना है कि आप फेल क्यों हो, आप कामयाब हो क्यों नहीं पा रहे हो, गड़बड़ कहाँ चल रही है आपके पार्ट में। आपको केवल ये करना है, आपको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूँ। ठीक है? आपको पता लगाना है कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह गया, क्या चीज़ आपको सिलेक्शन लेने से रोक रही है। ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, आपका कोई खराब दोस्त हो सकता है जो आपका टाइम वेस्ट करवा देता हो, आपका खराब लाइफ स्टाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन वो है आपके पार्ट पर ही, आपको इतना पता लगाना पड़ेगा। और कितना टालोगे यार? हर साल आप यही सोचते हो कि इस साल सिलेक्शन ले लेंगे, अब ले लेंगे, इस भर्ती में हो जाएंगे सेलेक्ट। नहीं ले पाते हो ना यार। मिल जाता है क्या आपको सिलेक्शन? खाली सोचने से नहीं होती हैं चीज़ें, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बेटा वक्त का पता नहीं चलता कब पंख लगा के उड़ जाता है ये, है ना? अभी तो शुरू हुआ था ना 2025। अभी अभी की याद है यार, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोग, और देखो कैसे 2 महीने लगभग निकल ही गए हैं। जनवरी ऑलरेडी निकल चुका है और फरवरी लाइन में है। तो अगर ये बात आपको समझ नहीं आई, फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है? मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-4 महीने के डिसिप्लिन की तैयारी के साथ पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लिया है, मात्र 3-4 महीने में। और सही पूछो ना, तो ये जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, इनके सिलेक्शन में, इनकी तैयारी में मात्र इतना ही टाइम लगता है, 3 से 4 महीने। ये सफिशिएंट होते हैं वनडे एग्जाम की तैयारी करके सिलेक्शन लेने में। ठीक है? छोटा सा तो एग्जाम है यार, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो आप इसको? खत्म करो इसी साल ना। 4-5 महीने ढंग से पढ़ाई कर लो, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। सारे टॉपिक, सारा सब्जेक्ट एक साथ में कैप्चर करो सबको और कर दो तैयारी। अच्छे से मेहनत करी अगर आपने इस साल विद ग्रेट डिसिप्लिन, तो यही इसी साल में काम हो जाएगा। यही टाइम है यार। आप 25 की उम्र तक सेल्फ डिपेंडेंट अगर हो गए, तब तो लाइफ में मज़ा है। ठीक है? लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र तक कामयाब नहीं हो रहे हैं, आप बैठे हो बेरोजगार, तो उस टाइम पर अगर आपको सिलेक्शन मिल भी गया ना, तो वो किसी काम का नहीं बचेगा। 30 साल की उम्र आते आते अगर आप लगभग 10 साल की बेरोजगारी झेल चुके होते हो, ठीक है, तो भाई उस टाइम क्या बचता है आपके पास? सब कुछ खत्म हो जाता है ना उस टाइम। तो सारे शौक आपके मर जाते हैं, सपने मर जाते हैं, आप कुछ नहीं सोच पाते। ठीक है? इतने साल बेरोजगारी में झेल कर तो भाई आप बिल्कुल वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं उस टाइम। वहाँ पर आपने सिलेक्शन पा भी लिया तो कुछ नहीं होता। आ जाओ भाई, अब होश में आ जाओ। ठीक है? बेहोशी छोड़ो, होश में आओ और जोश के साथ काम करो। एक गहन मंथन करो, समझो चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही हैं, आपके ही पार्ट पर गड़बड़ है, उसको आप एवेल्युएट करो अपनी सारी चीज़ों को और पता लगाओ कहाँ गड़बड़ है और उस पर काम करो। ठीक है जी? अब आते हैं दूसरे लोगों पर, वो बच्चे जो अभी 12th पास करके जस्ट अभी आए आए हैं इस साल, या 1 साल हुआ है उनको, और वो तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब आप भी बताओ पहले कि आप भी पंचवर्षीय योजना के साथ आए हैं क्या? आप भी इन लोगों की तरह से सोच रहे हो क्या चीज़ों को? अगर आप इस तरीके की लाइन में हैं तो आप सावधान रहें। ठीक है? चीज़ों को आप सोचें। मैं भी बता रहा हूँ, ये टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हफ्ते महीने बनते हैं, महीने साल बन जाते हैं, और पता नहीं लगता कब आप पंचवर्षीय योजना में फंस गए, और 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और हाथ नहीं लगता है कुछ भी। ठीक है जी? तो जो लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछना, आज भी उनको यही लगता होगा कि भाई 12th अभी तो पास करी थी। जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं ना जो बच्चे, उनसे पूछना आप, तो वो कहेंगे अरे यार अभी तो 12th हमने करी थी, लेकिन कितनी स्पीड में टाइम निकल गया, कितने साल निकल गए, 4-5 साल, आप उनको पता भी नहीं चला। ठीक है ना? तो हर साल ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपकी बेरोजगारी बरकरार रहेगी अगर आप चीज़ों को तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है जी?
तो आप इस साल कोशिश करो, इसी साल या फिर अगले साल जैसे ही आपकी एज कंप्लीट होती है, और आप कोशिश करो कि पहली ही जॉब में जो भर्ती आप देखेंगे उसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है जी। तो जल्दी से सिलेक्शन लो, फिर निकलना आप किसी बड़ी मंजिल की तलाश में, और तब मज़ा आएगा यार लाइफ में। रोज़ आपको, अब मैं क्लास के बारे में बता देता हूँ, रोज़ आपको ये क्लास 10 बजे मिलती है। 2 क्लास होती हैं चैनल पर। मॉर्निंग में 7 बजे एडिटोरियल की क्लास होती है, जिसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद ये स्पेशल वोकैब की क्लास होती है डेली 10 बजे। ये वोकैब की एक कंप्लीट क्लास है। इसमें आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ एक ही साथ देखने को मिल जाता है। और लास्ट में मैं करवाता हूँ ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में इन सभी की प्रैक्टिस, जिसके बाद तो सब कुछ क्लास के एंड तक आपको याद हो जाता है। अगर आप इस क्लास को डेली कंज्यूम करते हैं, फिर आप वोकैब की टेंशन छोड़ दो। मॉर्निंग में 7 बजे एडिटोरियल ले लो और 10 बजे ये वाली क्लास ले लो, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पूरी कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस है ये दोनों क्लास। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जितनी भी क्लासेस है ना, इनको इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ मैं, टोटल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। एग्जाम में इसी पैटर्न पर आपको इसी तरीके से एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो और एक बार क्लास लेने के बाद खुद से दिन में आप प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। इसके आंसर्स लास्ट में मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ के लास्ट में आपको आंसर शीट मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक करो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करने की तैयारी कोशिश करो। अगर आप ये दोनों क्लासेस रेगुलर लगाते हैं तो आप कुछ ही महीनों में चैंपियन बन जाएंगे इंग्लिश में। मेरा विश्वास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत तरीके से इनको पढ़ाया जाता है। चलिए अब ज़्यादा ना बोलते हुए, फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं अपनी डींगे मार रहा हूँ खुद से, तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इन नियर फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो आज का पहला वर्ड है इनसाइट। यह होता है एक नाउन और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अंतर्दृष्टि या फिर गहरी समझ। अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी एक चीज़ की एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, उसको बोलते हैं इनसाइट होना। हर इनसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर मेक्स हर एन एक्सीलेंट साइकोलॉजिस्ट। उसकी जो इनसाइट है ना, उसकी जो गहरी समझ है किस चीज़ को लेकर, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, मेक्स हर एन एक्सीलेंट साइकोलॉजिस्ट। वो उसको क्या बनाती है, उसकी जो इनसाइट है वो उसको क्या बनाती है, उसको एक एक्सीलेंट, एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बनाती है। साइकोलॉजिस्ट होता है वो व्यक्ति जो हमारे दिमाग का इलाज करता है। ठीक है, साइकोलॉजी को समझकर चीज़ों को पता लगाता है कि दिक्कत कहाँ पर है। ठीक है जी, तो इनसाइट का मतलब हो गया गहरी समझ या फिर अंतर्दृष्टि। सिनोनिम देख लेते हैं, परसेप्शन होना, अवेयरनेस होना किसी चीज़ की, या फिर अंडरस्टैंडिंग होना। अच्छा, एक तरफ तो अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, आपके अंदर काफ़ी गहरी समझ है, लेकिन दूसरी तरफ है इग्नोरेंस, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, लापरवाही है, इग्नोरेंस है, कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं है चीज़ों का, और अनअवेयरनेस है। 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इग्नोरेंस, कन्फ्यूजन और अनअवेयरनेस। अगला वर्ड है एक्सटेंसिव। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है व्यापक या फिर विस्तृत। एक बड़े रूप में अगर कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। कवरिंग अ लार्ज एरिया और अमाउंट, एक बड़ा एरिया को कवर करेगी या फिर एक बड़े अमाउंट को कवर करेगी कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। द वाइल्ड फायर कोज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू द फॉरेस्ट। वाइल्ड फायर होती है जंगल में जो आग लग जाती है, उसको बोलते हैं वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर कोज्ड एक्सटेंसिव डैमेज, उसने क्या कोज करा है, एक बहुत बड़ा व्यापक रूप से एक्सटेंसिव डैमेज उसने क्रिएट करा है, कोज करा है टू द फॉरेस्ट, जंगल में। ब्रॉड होना, बड़ा होना, वास्ट, ठीक है, और वाइड रेंजिंग, तो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, जिनका मतलब होता है चौड़ा, बड़ा और विस्तृत रूप से। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी बड़ा है, व्यापक है, विस्तृत है, लेकिन दूसरी तरफ लिमिटेड है, बहुत थोड़ा सा है, नैरो है, छोटा सा है, रेस्ट्रिक्टेड है, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगी हैं कि भाई इतना ही चीज़ें हैं। तो ये 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, लिमिटेड, नैरो और रेस्ट्रिक्टेड। अगला वर्ड है साइड स्टेप्ड। ये होती है एक वर्ब, इसका पास्ट फॉर्म है ये। इसका मतलब होता है टाल दिया या फिर किनारे कर दिया किसी चीज़ को। अवॉइडेड डीलिंग विद समथिंग, किसी चीज़ को आपको डील करना चाहिए था लेकिन आपने उसको कर दिया अवॉइड या फिर इग्नोर कर दिया। ठीक है जी। द पॉलिटिशियन साइड स्टेप्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय चेंजिंग द टॉपिक। पॉलिटिशियन ने क्या कर दिया है, साइड स्टेप कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है द डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय चेंजिंग द टॉपिक। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था, किसी मीडिया वाले ने या किसी ने, पब्लिक में से किसी ने पॉलिटिशियन से कोई खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, वो भाई घबरा गया, उसकी हवा निकल गई, तो उसने चेंज कर दिया टॉपिक। तो क्या कर दिया उसने, साइड स्टेप कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया।
अवॉइड करना, डोज्ड या फिर इवेडेड। डोज्ड और इवेडेड को मार्क करो, बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो इनको मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो भाई चीज़ों को टाल दिया, किनारे कर दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्रंटेड मतलब उसका सामना करा, एड्रेस करी हैं चीज़ें और फेस करी हैं। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, कन्फ्रंटेड, एड्रेस्ड और फेस्ड। कन्फ्रंट को मार्क करो। आगे अगला है इम्प्लीकेशन। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है निहितार्थ या फिर प्रभाव। अ पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। कोई एक एक्शन है या फिर कोई डिसीजन आप ले रहे हो, उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। द न्यू पॉलिसी हैज़ सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो नई पॉलिसी है ना, उसके कुछ सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, उसके कुछ रिजल्ट हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं, काफ़ी सीरियस इकोनॉमिक हैं वो, फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेस के लिए। सिनोनिम देखते हैं। इम्प्लीकेशन मतलब कंसिक्वेंस होना, इफेक्ट होना, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इन्फ्लुएंस को मार्क करो, ये अच्छा इसमें वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो भाई उसका आउटपुट निकल रहा है, उसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका कोज, रीजन क्या है ना, ओरिजिन होना या फिर रियलिटी होना। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं कि इसकी चीज़ की हकीकत क्या है, इसका ओरिजिन क्या, कहाँ से शुरू हो रही है, कोज क्या है। तो एक चीज़ की या तो शुरुआत होती है, कोज होती है, और फिर उसका होता है इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर कोज और ओरिजिन इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स। अगला वर्ड है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है ये, ठोस या फिर महत्वपूर्ण को बोलते हैं सब्सटेंटिव। हैविंग रियल इंपॉर्टेंस और वैल्यू। जिस किसी चीज़ की अगर कोई इंपॉर्टेंस होती है रियल या फिर वैल्यू होती है, उसी को बोलते हैं सब्सटेंटिव। द कमिटी हेल्ड अ सब्सटेंटिव डिस्कशन ऑन द पॉलिसी चेंजेस। कमिटी ने क्या हेल्ड करा है, एक सब्सटेंटिव डिस्कशन लिया है। हेल्ड करना मतलब लेना, एक सब्सटेंटिव मतलब बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिस्कशन लिया है ऑन द पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसी चेंज होगी उसके ऊपर। सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल और एसेंशियल होना मतलब महत्वपूर्ण होना, उसी को बोलते हैं सब्सटेंटिव। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, एसेंशियल है, क्रूशियल है, लेकिन दूसरी तरफ ट्राइवियल है, बहुत थोड़ा सा छोटा सा, मतलब जिसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, सुपरफिशियल है, ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है नहीं। तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट और सुपरफिशियल। ट्राइवियल को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है ये। अगला वर्ड है बिकरिंग। बिकरिंग होती है एक नाउन, इसका मतलब होता है तकरार या फिर झगड़ा। आप कोई एक आर्ग्यूमेंट में फंस गए हो, उसी को बोलते हैं बिकरिंग। पेटी एंड फ्रीक्वेंट आर्ग्यूइंग। पेटी होती है बहुत छोटी सी, मामूली सी, फ्रीक्वेंट आर्ग्यूइंग आप बार बार झगड़ा करते हो, उसी को बोलते हैं बिकरिंग। द कॉन्स्टेंट बिकरिंग, लगातार जो आप बहस करते आते हो, बिटवीन द 2 सिबलिंग्स, 2 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, भाई या बहन आपके जो रियल होते हैं उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स, 2 सिबलिंग्स के बीच में जो कॉन्स्टेंट बिकरिंग है, जो लगातार बहस चलती रहती है वैसे तो सिबलिंग्स के बीच में, तो जो लगातार ये बिकरिंग होती है ना, अनॉयड देयर पेरेंट्स, उससे क्या हो गए हैं, उनके पेरेंट्स अनॉयड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। क्वेरलिंग को बोलते हैं बिकरिंग, स्क्वैबलिंग को बोलते हैं और आर्ग्यूइंग को बोलते हैं। स्क्वैबलिंग को मार्क करो, ये अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो भाई तकरार हो रही है, झगड़ा हो रहा है ना, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अग्रीमेंट है, सहमति है, हारमनी है, सामंजस्य में है चीज़ें, और पीस है मतलब शांति है। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, अग्रीमेंट, हारमनी और पीस। हारमनी को मार्क करो, ये भी अच्छा वर्ड है। अगला है ट्रेजेक्ट्री। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है प्रक्षेप पथ या फिर दिशा। देखो, द पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रोग्रेस ओवर टाइम। आप किसी रास्ते से निकले, आप फिर से निकले, फिर से निकले, फिर से निकले, है ना, बार बार अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो तो वो रास्ता गहरा हो जाता है, तो वो एक रास्ता अपने आप में एक पथ बन जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। हिज कैरियर इज ऑन एन अपवार्ड ट्रेजेक्ट्री। उसका जो कैरियर है ना, वो एक अपवार्ड ट्रेजेक्ट्री पर है, एक मतलब उठते हुए, उभरते हुए पथ पर है। आफ्टर हिज रिसेंट प्रमोशन, उसके रिसेंट प्रमोशन के बाद। कोर्स होना, पाथ होना या फिर डायरेक्शन होना, ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं, स्टैग्नेशन, डेविएशन और डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब फॉल हो रहा है, ट्रेजेक्ट्री मतलब आप बढ़ रहे हो किसी तरफ, उसी को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, पथ होना किसी चीज़ का। चलिए 3 एंटोनिम्स हैं, इनको याद कर लेना। आगे है डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होता है भाई, ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है बाधा या फिर अवरोध। ठीक है, कोई बाधा है, कोई अवरोध है, उसी को बोल देते हैं डिसरप्शन। अ डिस्टर्बेंस दैट इंटरप्ट्स एन इवेंट और प्रोसेस। एक ऐसी डिस्टर्बेंस है या फिर एक ऐसा इंटरप्शन है किसी इवेंट में या फिर किसी प्रोसेस में। द हैवी रेन्स कोज्ड आज डिसरप्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हैवी रेन्स हुई हैं, उसकी वजह से क्या कोज हो गया है, एक डिसरप्शन, एक अवरोध, एक बाधा उत्पन्न हो गई है
इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बाधा उत्पन्न हो गई थी। होता है ना, रेन हो जाती है जब, तो सारी पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि सवारियां हैं, जो व्हीकल्स हैं वो धीरे धीरे चलते हैं फिर, ठीक है, फिसलने की डर रहता है ना, कीचड़ हो जाती है सारे में। तो फिर उससे क्या हो गया है, एक डिसरप्शन क्रिएट हो गई है, एक अवरोध हो गया है, बाधा उत्पन्न हो गई है। सिनोनिम है इसके इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बाधा हो गई है, अवरोध उत्पन्न हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यूएशन हो रहा है, चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही हैं। स्टेबिलिटी है, ठीक है, ऑर्डर में है चीज़ें, तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, कंटिन्यूएशन, स्टेबिलिटी और ऑर्डर। आगे अगला वर्ड है इंडिजिनस। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्वदेशी या फिर मूल निवासी। नेटिव, नेटिव वही जो वहाँ का है, टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का निवासी होना, उसी को बोलते हैं इंडिजिनस। चीज़ों के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इंडिजिनस है मतलब किसी वहीं पर लोकल का है, किसी उसी पर्टिकुलर जगह का है। द इंडिजिनस पीपल ऑफ द अमेजोन, अमेजोन के जो इंडिजिनस पीपल हैं, है अ डीप कनेक्शन टू नेचर। अमेजोन एक जंगल है, ठीक है, तो जंगल के बारे में बोल रहे हैं, तो जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल है ना, जो वहाँ के नेटिव, वहाँ के जो नेटिव ड्वेलर्स हैं, जो वहीं पर रहते हैं, हैव अ डीप कनेक्शन टू नेचर, उनका क्या है, एक काफ़ी गहरा कनेक्शन है नेचर के साथ में। भाई जो जंगल में रहता है उसका काफ़ी डीप कनेक्शन होता है ना नेचर के साथ में। नेटिव होना, ओरिजिनल होना या फिर लोकल होना। देखो लोकल वर्ड आया है, आप लोकल कैसे बोलते हो, आप तो इस तरीके से यूज़ करते हो कि भाई कोई चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट लोकल है तो इसका मतलब वो ख़राब है। अरे ख़राब नहीं है लोकल का मतलब। लोकल का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपके आसपास ही बना है उसको बोलते हैं लोकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो लोकल होता है, जैसे आप किसी शहर में रहते हो, तो उस शहर में अगर कोई चीज़ बनकर आपके सामने आई है, आपके पास कोई चीज़ प्रोडक्ट आया है, तो वो लोकल होता है, वहीं का बना हुआ, ना कि ख़राब चीज़ को लोकल बोलते हैं। काफ़ी लोकल प्रोडक्ट होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। फॉरेन, ऐसा एक तरफ तो चीज़ें देखो लोकल हैं, वहीं नेटिव हैं, ओरिजिनल हैं, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेन, बाहर का होना। नॉन नेटिव, नॉन नेटिव तो उसी का उल्टा हो गया नेटिव का। और एलियन, एलियन बहुत अच्छा वर्ड है। एलियन का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई दूसरे गोले से आया है, वो तो एलियन होता ही है। एलियन का एक दूसरा मीनिंग भी आता है, फॉरनर को आप एलियन बोल देते हो, जो बाहर का है, स्ट्रेंजर है, जो आपके आसपास का नहीं है, दूर से आया है, उसको भी आप एलियन ही बोलते हो। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है रेजोनेट। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है गूंजना या फिर प्रभाव डालना। टू प्रोड्यूस अ लास्टिंग इमोशनल रिस्पॉन्स, आप कोई एक ऐसा लास्टिंग इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी को बोलते हैं रेजोनेट करना। देखते हैं, हिज स्पीच रेजोनेटेड विद द ऑडियंस इंस्पायरिंग देम टू टेक एक्शन। उसकी जो स्पीच है ना, उसने प्रभाव डाला है, रेजोनेट करा है किसको, ऑडियंस को। इंस्पायरिंग देम टू टेक एक्शन, उनको इंस्पायर करा है एक्शन लेने के लिए। इको, इको क्या होता है, जैसे कोई एक खाली स्पेस है, उसमें आप कुछ बोलते हो और आपकी आवाज़ वो गूंजने लगती है, रिपीट होती है, गूंज होती है ना, उसी को बोलते हैं इको। रिवर्बरेट, स्ट्राइक अ कोड, ठीक है, रिवर्बरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लो। तो ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। आगे एक तरफ तो देखो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डल हैं चीज़ें, फेड अवे हो रही हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, म्यूट है, शांत है, गूंज नहीं रही कोई चीज़। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डल, म्यूट और फेड अवे। अगला वर्ड है रेटोरिक। ये होता है नाउन, वाक्पटुता, अलंकारिक भाषा, परसुएसिव और इम्प्रेसिव लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप परसुएट कर लेते हो किसी को भी, काफ़ी इंप्रेस कर देते हो। ओफन विदाउट सिंसियरिटी, बिना सिंसियरिटी के आप लगातार बोल रहे हो, चीज़ों को प्रभावशाली तरीके से बोल रहे हो, उसी को बोलते हैं रेटोरिक। द पॉलिटिशियंस स्पीच, पॉलिटिशियन की जो स्पीच है, वॉज फुल ऑफ रेटोरिक बट लैक्ड रियल सब्सटेंस। पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी वो काफ़ी ज़्यादा रेटोरिक थी, लेकिन लैक करती थी, उसमें रियल सब्सटेंस नहीं था। वाक्पटुता तो थी, काफ़ी फ्लुएंटली, काफ़ी इंप्रेसिवली स्पीच थी, लेकिन लैक करती थी वो रियल सब्सटेंस। एलोकेंस होना, परसुएसन होना और ओरेटरी। एलोकेंस को मार्क करो और परसुएसन भी अच्छा वर्ड है, दोनों को मार्क कर लो। तो ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी अच्छी स्पीच है ना, लेकिन दूसरी तरफ प्लेन स्पीच है, बहुत मामूली सी स्पीच है। सिंप्लिसिटी है और डायरेक्टनेस है, ठीक है, चीज़ों को डायरेक्ट बोला जा रहा है, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोला जा रहा। तो रिटोरिक स्पीच तो वही होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाक्पटुता होती है, लेकिन काफ़ी इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं होती है उसमें, ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कोहेसिव। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संगठित या फिर एकजुट। यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, यूनाइटेडली आप काम कर रहे हो, साथ में काम कर रहे हो, उसी को बोलते हैं कोहेसिव। अ कोहेसिव टीम इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एक कोहेसिव टीम या फिर एक यूनाइटेड टीम जरूरी होती है किस चीज़ के लिए, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए। यूनाइटेड होना, हारमोनियस होना और इंटीग्रेटेड होना, 3 इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। हारमोनियस को आप इसमें मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। इंटीग्रेटेड भी ठीक है, इसको भी मार्क करो, ठीक है जी।
एक तरफ तो देखो संगठित हैं चीज़ें, यूनाइटेड हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिसजॉइंटेड हैं, अलग थलग हैं, फ्रेगमेंटेड हैं और डिसऑर्गेनाइज नहीं है, सॉरी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, उनमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अब करते हैं हम इडियम और फ्रेजेस। ठीक है जी, इडियम और फ्रेजेस का मैं बता देता हूँ आपको। मैंने चैनल पर पहले ही एक 200 करके एक सीरीज़ है, 200 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसमें आपको जो मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में, हर एग्जाम में वो रिपीट होते हैं, वो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट की उसको कवर करा है। उसका एक पार्ट आ गया है, एक पार्ट उसका कल आ जाएगा। 100 मैंने उसमें कवर करे हैं, 100 कल कवर हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से 200 बन जाते हैं पूरे। और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको वहाँ से 2-3 इडियम्स और फ्रेजेस जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप जाएं चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लें। चलिए, पहला है बाय एंड बाय। इसका मतलब होता है समय के साथ, इवेंचुअली, आफ्टर आ वाइल। बाय एंड बाय का मतलब होता है समय के साथ, इवेंचुअली चल रहे हो आप, ठीक है। डोंट वरी, चिंता मत करो, थिंग्स विल इम्प्रूव बाय एंड बाय। चीज़ें जो हैं वो समय के साथ ठीक हो जाएंगी। बाय एंड बाय मतलब समय के साथ, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर, देखो स्टेयर होती हैं सीढ़ियाँ, और बैक मतलब पीछे, और गॉसिप होती है बातचीत। देखो सीढ़ियों के पीछे बातचीत कौन करते हैं, पहले तो आप ये बताओ। सीढ़ियों के पीछे बात करते हैं जैसे कोई नौकर चाकर होते हैं ना, वही लोग तो सीढ़ियों के पीछे बात करेंगे, वरना तो भाई रूम में बैठ के होंगी बातें, एक हॉल में बैठकर बातें होंगी ना, ढंग की अगर बातें होंगी तो। लेकिन अगर सीढ़ियों के पीछे बातें हो रही हैं तो वो कोई गुप्तचर बातें हो रही हैं, या फिर अफवाहें वगैरह उड़ाई जा रही हैं, वहाँ पर कोई ढंग की बात नहीं हो रही है। सीक्रेट टॉक है या फिर रूमर्स हैं, उनको करा जाता है बैक स्टेयर्स। ही वॉज ऑलवेज अ विक्टिम ऑफ बैक स्टेयर्स गॉसिप। वह हमेशा कैसी रही है, अफवाहों की या फिर सीक्रेट टॉक्स की विक्टिम रही है इन द ऑफिस। ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बैक बाइट करते हैं, बैक स्टेयर्स गॉसिप होती है, वही उन्हीं को बोलते हैं। अफवाहें चल रही हैं, फालतू की बातें आप कर रहे हो, वही होती हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक एंड फोर्थ, ये तो सिंपल है भाई, बैक पीछे, फोर्थ आगे, तो कभी आगे कभी पीछे, इधर उधर, ठीक है। इधर उधर इसका मीनिंग आता है मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस रिपीटेडली। आप लगातार बार बार एक आगे पीछे इधर उधर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। दे आर्ग्यूड बैक एंड फोर्थ, वो कैसे आर्ग्यू करते हैं, बैक एंड फोर्थ फॉर आवर्स, घंटों तक उन्होंने कैसी बातें करी हैं, बैक एंड फोर्थ, इधर उधर की बातें करी हैं। बैड ब्लड, बैड ब्लड होता है दुश्मनी या फिर मनमुटाव। अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल, हेट्रेड होती है नफरत। अच्छा देखो, बैड ब्लड, कोई व्यक्ति है, दो लोग आए, पहले तो आपके पास, आपके सामने से आपका एक दोस्त गया, तो आप उसको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आप उससे बातें करोगे, काफ़ी उसके साथ आप ह्यूमर शेयर करोगे, हंसोगे, ठीक है, तो आपका एकदम ब्लड एकदम अच्छा हो गया। कोई व्यक्ति जिससे आपका मनमुटाव है, दुश्मनी है, वो आपके सामने से जाएगा, तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, बैड हो जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो बैड ब्लड का मतलब वही होता है कि जिसको देखकर आपका खून खोलने लगता है, खराब हो जाता है, बैड हो जाता है। तो मतलब दुश्मनी में होना। बैड ब्लड मतलब एक ऐसी फीलिंग जो नफरत है लोगों के बीच में। देयर हैज़ बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर ईयर्स। दो परिवारों के बीच में सालों से क्या है, बैड ब्लड है। देयर हैज़ बीन बैड ब्लड मतलब वहाँ पर दुश्मनी है। इंडिया और पाकिस्तान क्या है, उनके बीच में क्या है, बैड ब्लड है, दुश्मनी है। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। डू अप का मतलब होता है सुधारना या फिर बांधना, फास्टन करना, रेनोवेट करना या फिर डेकोरेट करना, चीज़ों को सुधारना या फिर बांधना। दे आर डूइंग अप दियर हाउस बिफोर सेलिंग इट। वो क्या कर रहे हैं, डू अप कर रहे हैं, डूइंग अप कर रहे हैं मतलब सुधार रहे हैं, चीज़ों को रेनोवेट कर रहे हैं, बिफोर सेलिंग दियर हाउस। अगला है डू विदाउट। देखो ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, इनमें ट्रिक्स काम नहीं करती, इनको आपको रटना ही पड़ता है, ठीक है, तो इनको सिंपली रट लो, वही इसका तरीका बेस्ट है। डू विदाउट का मतलब होता है बिना काम चलाना, किसी चीज़ के बिना आप काम चला रहे हो, उसका मतलब डू विदाउट कर रहे हो आप। मैनेज विदाउट समथिंग, किसी चीज़ के बिना मैनेज करना। वी हैड टू डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ वीक। हमको बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम चलाना पड़ेगा हफ्ते तक, पूरे हफ्ते, ठीक है जी। तो डू विदाउट मतलब बिना किसी चीज़ के काम चलाना। ड्रॉप इन होता है अचानक आना। विजिट अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति अचानक से आ गया है, मतलब उसने करा है ड्रॉप इन। शी ड्रॉप्ड इन टू सी मी यस्टरडे, वो मुझे देखने अचानक से आ गई, यस्टरडे मतलब कल। ड्रॉप्ड सेकंड फॉर्म लगी है इसकी वर्ब की, ड्रॉप की सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड लगी है। शी ड्रॉप्ड इन टू सी मी यस्टरडे। अगला है फॉल ऑन का मतलब होता है हमला करना या फिर गिरना, अटैक करना, या फिर टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स, किसी की तरफ गिरना, झुकाव हो जाना एकदम से। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आई है, फेल ऑन हिम, उस पर आ गई है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, किसी की फादर की डेथ हो जाती है तो जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर आ जाती है सारा कुछ। तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन मतलब
आ गई है, गिर गई है उसके ऊपर आकर आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अब करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो एक ही क्लास में कितना कुछ मिल जा रहा है आपको, सारा पूरी वोकैब की एक कंप्लीट प्रैक्टिस होती है इस क्लास में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑलरेडी मैंने 200 इंपॉर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियोस बना दी हैं। उसमें आपको 200 बहुत ज़्यादा रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हर एग्जाम में आपको वहाँ से 2-3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर देखने को मिलेंगे, आप उनको जाकर देखें, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी वो। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अबाटोयर। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है पशु वधशाला। पशु मतलब एनिमल, वध मतलब मर्डर, शाला जहाँ पर करी जाती है वो काम। अ प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एनिमल्स आर स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है कत्ल करना, काटना किसी को। फॉर मीट, मीट के लिए जो जहाँ पर एनिमल्स काटे जाते हैं उसको बोलते हैं अबाटोयर। बूचड़ खाना भी इसको बोल सकते हैं आप हिंदी में। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट हाइजीन रेगुलेशंस ऑन द अबाटोयर टू एंश्योर फूड सेफ्टी। गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज करा है? स्ट्रिक्ट हाइजीन कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हाइजीन कंडीशन, साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए बोला है ऑन द अबाटोयर, बूचड़ खानों में, पशु वधशालाओं में, टू एंश्योर फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी के को एंश्योर करने के लिए, ठीक है जी। अबाटोयर समझ में आ गया, जो एक बूचड़ खाना या फिर स्लॉटर हाउस, पशु वधशाला होती है। अगला वर्ड है अबोट। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है मठाधीश या मठ का प्रमुख। अबाउट द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री। हाँ जी, तो इसका फिर सेंटेंस देख लेते हैं। द अबाउट ऑफ द मोनेस्ट्री गाइडेड द मॉन्क्स इन दियर डेली प्रेयर्स एंड टेक्निक्स। जो अबाउट है, जो एक मठ का, मठ होता है जहाँ पर मोनेस्ट्री होती है ना, जहाँ पर मंक्स वगैरह रहते हैं, जहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो हेड होता है ना, उनमें से जो एक हेड होता है उसको बोलते हैं अबाउट। तो अबाउट जो है ना मोनेस्ट्री का, वो गाइड करता है मॉन्क्स को इन दियर डेली प्रेयर्स, उनकी डेली प्रेयर्स में और टीचिंग्स में। तो अबाउट मतलब मठाधीश, वहाँ का प्रमुख, वहाँ का मुखिया। मंक्स में भी तो मुखिया होते हैं। अब्रीविएशन ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है संक्षिप्त रूप। ये तो सभी को पता होगा यार। आ शॉर्टन फॉर्म है, किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म को बोल देते हैं अब्रीविएशन। एक किसी वर्ड की या फिर किसी एक फ्रेज के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं अब्रीविएशन। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए आप क्या लगाते हो? डी आर और डॉट लगाते हो। तो यही वाला जो है डी आर, ये होता है अब्रीविएशन, ठीक है। एक बड़े वर्ड के लिए एक छोटा सा रूप आप यूज़ करते हो, उसी को बोलते हैं अब्रीविएशन। एब्डिकेशन ये एक नाउन होती है, इसका मतलब होता है गद्दी को छोड़ना, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो। वैसे तो ज़्यादातर ये उसमें यूज़ करा जाता है गद्दी छोड़ने के लिए, सीट को छोड़ने के लिए। तो एब्डिकेशन मतलब त्याग देना या फिर छोड़ देना। द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग, छोड़ने को, या गिविंग अप, आप छोड़ दे रहे हो। आ पोजिशन ऑफ पावर, एक पावर की पोजिशन को, एस्पेशली बाई अ मोनार्क, एक किसी राजा के द्वारा। द किंग्स एब्डिकेशन शॉक्ड द नेशन। किंग का जो एब्डिकेशन है, उसने जो गद्दी छोड़ दी है, रिजाइन दे दिया है, उसने क्या कर दिया है? शॉक कर दिया है नेशन को। एज ही चोज लव ओवर द थ्रोन, और उसने लव चोज करा है ओवर द थ्रोन, मुकुट के ऊपर। चलिए अब करते हैं वो खतरनाक काम जिससे सारी वोकैब जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस। पहला वर्ड है अपोजिट, पूछा है, एंटोनियम पूछा है इनसाइट का। इनसाइट क्या होता है भाई? इनसाइट होता है आपका एक परसेप्शन, अवेयरनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो तीनों इसके सिनोनियम हो जाते हैं। ये बचता है कन्फ्यूज़न, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की अंतर्दृष्टि होना, किसी चीज़ की समझ होना, लेकिन कन्फ्यूज़न उसका उल्टा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। आगे अगला पूछा है, इनमें से कौन बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, किस चीज़ को? एक्सटेंसिव को। बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है सिनोनियम, ठीक है। बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है आपसे सिनोनियम पूछ रहा है कि उसी के जैसा वर्ड। एक्सटेंसिव का मतलब बता दो। एक्सटेंसिव का मतलब होता है काफ़ी व्यापक, काफ़ी बड़े लेवल पर। लिमिटेड तो इसका उल्टा हो गया, ये गलत हो जाएगा। नैरो इसका उल्टा हो गया, छोटा सा। रेस्ट्रिक्टेड भी छोटा हो गया। ब्रॉड, जी हाँ, ब्रॉड इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। ब्रॉड का मतलब काफ़ी बड़ा, चौड़ा। तो एक्सटेंसिव वही होता है, ब्रॉड। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट अगला है, इसमें पूछ रहा है विच वर्ड मीन्स, मीनिंग पूछ रहा है वर्ड की। टू अवॉइड डीलिंग विद समथिंग, किसी चीज़ से को डील करने से अवॉइड करना, उसका मीनिंग पूछा है। कन्फ्रंट तो सामना करना होता है, काट दो इसको। एड्रेस करने का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को एड्रेस करना, सामना करना, या फिर किसी चीज़ को झेलना। फेस करना, फेस मतलब सामना कर रहे हो, किसी चीज़ का झेल रहे हो आप। जो साइड स्टेप्ड वर्ड है ना, यही इसका मीनिंग होगा। साइड स्टेप का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को डील करने से। सी ऑप्शन करेक्ट। इम्प्लीकेशन का मतलब पूछा है, इम्प्लीकेशन का क्या मतलब होता है?
एक डायरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब वो हो जाता है क्या? नहीं। एक क्लियर कोज नहीं, इफेक्ट को बोलते हैं इम्प्लीकेशन, काट दो इसको। एक ट्राइवल एक छोटा सा मुद्दा है, नहीं। एक पॉसिबल इफेक्ट है या फिर रिजल्ट है किसी चीज़ का, उसी को बोलते हैं इम्प्लीकेशन। आप दवा खाते हो, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है कि आप ठीक हो जाते हो। ये ऑप्शन करेक्ट। आगे सिनोनियम पूछा है, सॉरी नहीं, सिनोनियम नहीं पूछा है, नोट लगा है। उसने पूछा है, देखो क्वेश्चन को ना आप बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आप कई क्वेश्चंस आपको आते हैं फिर भी आप एग्जाम में गलत कर देते हो, जो कि एक बहुत खराब प्रैक्टिस होती है। आप सेंटेंस को, क्वेश्चन को बहुत धीरे से आराम से पढ़ लो। एक बार समझ में आ गया, आपको आंसर फाइंड करने में दिक्कत नहीं रहेगी फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इज नॉट, नहीं है, एक सिनोनियम। इसका मतलब 3 सिनोनियम रहेंगे, एक नहीं रहेगा। तो बस जो नहीं रहेगा उसी को हमको सेलेक्ट कर लेना है। सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव क्या होता है भाई? कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को बोलते हैं सब्सटेंटिव। सिग्निफिकेंट है, ये तो होगा, तो इसको काट दो। नोट पूछा है तो इसको काट दो। मीनिंगफुल, सब्सटेंटिव है कोई चीज़ तो इसका मतलब मीनिंग है उसका कुछ ना कुछ, इसको भी काट दो। एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, वो भी इसी का मीनिंग होता है, तीनों। तो ये तीनों इसके सिनोनियम हो गए। लेकिन हमसे पूछा है नॉट ए सिनोनियम, मतलब एंटोनियम। तो ट्राइवल जो होता है ना, ट्राइवल, ये होता है बहुत छोटा सा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है बिकरिंग। बिकरिंग होती है एक आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं, एक झगड़े वाली स्थिति बराबर, किसी बिना छोटी मोटी मुद्दों पर जो हो रही है, बहस हो रही है, उसी को बोलते हैं बिकरिंग। एक पीसफुल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है नहीं भाई, अग्री करोगे तो फिर आप झगड़ा क्यों करोगे, आप बहस क्यों करोगे, फिर अग्री कर लिया आपने तो। फ्रीक्वेंट पैटी आर्ग्यूमेंट, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बार बार फ्रीक्वेंट पैटी, बहुत छोटी सी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं तो जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसी को बोलते हैं बिकरिंग। इंटेंस डिस्कशन भी नहीं है और फ्रेंडली डिबेट्स भी नहीं है। फ्रेंडली डिबेट्स में आप लड़ते नहीं हो, आप प्यार से बात करते हो। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पूछ रहा है कि एक करियर के कंटेक्स्ट में ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है। एक डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, नहीं, डिक्लाइन नहीं होती, पॉजिटिव वर्ड होता है ट्रेजेक्ट्री। आप किसी एक दिशा में बढ़ रहे होते हैं, कोई एक पथ होता है, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। एक स्ट्रेट पाथ है, हाँ हो सकता है। द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। सडन स्टॉप तो नहीं है। देखो ट्रेजेक्ट्री वैसे तो एक पाथ होता है, लेकिन उसने पूछा करियर के कंटेक्स्ट में पूछा है हमसे कि भाई करियर के कंटेक्स्ट में बताओ क्या होता है ये। तो द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, एक ग्रोथ की डायरेक्शन को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ करियर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला डिसरप्शन का मतलब पूछा है भाई, डिसरप्शन का एंटोनियम पूछा है, सॉरी। देखो आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ रहेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम, एंटोनियम पूछा है डिसरप्शन का। डिस्टर्बेंस को बोलते हैं डिसरप्शन, ऑर्डर को बोलते हैं, इंटरप्शन को बोलते हैं, क्योस को बोलते हैं। देखो डिसरप्शन मतलब आपको परेशानी हो रही है, इंटरप्शन हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस तो ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया। ऑर्डर नहीं, इंटरप्शन, वो सेम बात हो गई, इंटरप्शन और डिस्टरप्शन सेम बात होगी, इसको भी काट दो। केओस में है चीज़ें, वो भी सेम हो गया। तो 3 तो हो गई इसके सिनोनिम। पूछा है एंटोनियम, कोई चीज़ अगर ऑर्डर में है तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो चल रही है बढ़िया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका एंटोनियम हो जाता है ऑर्डर डिस्टरप्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वर्ड बेस्ट फिट्स इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड सही तरीके से फिट हो जाएगा। पढ़ो। द डैश ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर सेंचुरीज। अब इन चारों में से आपको वर्ड फिल करना है, कौन सा आएगा। द ट्रेडिशन ऑफ द रीजन हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर सेंचुरीज, कोई रीजन है उसका जो ट्रेडिशंस है, हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर सेंचुरीज, सदियों तक उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। फॉरेन चीज़ अगर कोई है तो उसको आप किसी रीजन में सदियों तक रखोगे, नहीं रखोगे। कोई चीज़ एलियन है, बाहर की है, नहीं रखोगे। कोई आउटसाइडर है, वो भी नहीं रखोगे। आप रखोगे इंडिजिनस ट्रेडिशन, जो उनका मूल वहीं का ट्रेडिशन है किसी रीजन का, उसको प्रिजर्व करके आप सदियों तक रखते हो। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला रेजोनेट, इफ अ मैसेज रेजोनेट्स विद यू, अगर कोई मैसेज आपके साथ में रेजोनेट करता है तो इसका मीनिंग क्या है। रेजोनेट का मतलब होता है कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को अच्छे से, है ना, वो आपसे संबंधित है। इट कन्फ्यूजेज यू, आप कन्फ्यूज तो उससे नहीं हो रहे हो, फेड अवे भी नहीं हो रहे हो, और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। इट स्ट्रांगली कनेक्ट्स विद यू, कोई मैसेज आपको रेजोनेट करता है मतलब आपसे स्ट्रांगली वो कनेक्ट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज रेटोरिक यूजुअली इंप्लाई, रेटोरिक का मतलब पूछा है प्लेन एंड सिंपल स्पीच को बोल देंगे, एम्प्टी बट परसुएसिव लैंग्वेज, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अ लैक ऑफ वर्ड्स। तो देखो अ लैक ऑफ वर्ड्स तो है नहीं, क्योंकि रेटोरिक तो बहुत अच्छी स्पीच होती है। प्लेन एंड सिंपल भी नहीं है और ऑनेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उसमें इधर उधर की बातें करी जाती हैं।
जो नेता वगैरह करते हैं वो रेटोरिक स्पीच होती है उनकी। एम्प्टी खाली स्पीच है लेकिन परसुएसिव लैंग्वेज उसमें यूज़ करी गई है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेटोरिक मतलब एम्प्टी है बट परसुएसिव काफ़ी इंप्रेसिव लैंग्वेज उसमें यूज़ करी गई है। आगे, विच सेंटेंस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द मीनिंग ऑफ कोहेसिव। कोहेसिव की मीनिंग इनमें से कौन सा बेस्ट तरीके से बताएगा। बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स या फिर बेस्ट एक्सप्रेस वो सब सिनोनियम होते हैं, वही इसमें पूछा है। सिनोनियम पूछा है आपसे किसका, कोहेसिव का। तो द टीम वर्क इन अ स्कैटर्ड मैनर, कोई टीम है वो स्कैटर्ड, कोहेसिव का मतलब यूनाइटेड होता है ना, चीज़ों को एक वेल तरीके से कर रहे हैं उसकी बोलते हैं ना। तो टीम वर्क कर रही है स्कैटर्ड फैले हुए मैनर में नहीं है। आगे अगला है द आर्ग्यूमेंट हैड नो लॉजिकल कनेक्शन, उसके कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, काट दो इसको। स्पीच लैक्ड फ्लो एंड स्ट्रक्चर, इसको भी काटो। आइडियाज वर वेल कनेक्टेड एंड मेड सेंस, कोहेसिव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा आइडिया है जो वेल कनेक्टेड है और उसका सेंस बनता है, उसी को बोलते हैं कोहेसिव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाय एंड बाय का मीनिंग पूछ रहा है कि भाई बाय एंड बाय का क्या मीनिंग है। बाय एंड बाय का मतलब होता है बहुत, मतलब समय के साथ साथ, ठीक है। सडनली तो नहीं होगा, नेवर मतलब कभी नहीं होगा, इंस्टेंटली उसी टाइम हो जाएगा, नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब बाय एंड बाय का मतलब हो जाता है कि भाई चीज़ें इवेंचुअली होंगी, धीरे धीरे होंगी, ठीक है जी, यही इसका मीनिंग निकल जाता है। बाय एंड बाय मतलब इवेंचुअली। आगे अगला देख लेते हैं, बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप कौन सी होती है भाई। बैक स्टेयर मैंने बताया कोई सीक्रेट टॉक चल रही है या फिर कोई अफवाह चल रही है, उसी को बोलते हैं बैक स्टेयर, जो सीढ़ियों के पीछे बात हो रही होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस ऐसे ही बात है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं, ओपन डिस्कशन भी नहीं है, फ्रेंडली चैट्स भी नहीं है, फ्रेंडली चैट्स तो अलग होती है। सीक्रेट रूमर्स है, केवल अफवाहें उड़ गई हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप। सी ऑप्शन करेक्ट। बैक एंड फोर्थ, ये तो सिंपल है, कभी आगे कभी पीछे, इधर उधर की बातें हो रही हैं। मूविंग इन वन डायरेक्शन नहीं, वन नहीं, इधर उधर जा रहे हैं। स्टैंडिंग स्टिल, सीधा खड़ा है नहीं, स्ट्रेट पाथ है नहीं, गोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स रिपीटेडली, इधर उधर जा रही हैं चीज़ें, उसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट। बैड ब्लड मैंने बताया जिसको देखकर आपका ब्लड बैड हो जाए, मतलब खून खोलने लगे, उसी को बोलते हैं बैड ब्लड, मतलब दुश्मनी की स्थिति। दे आर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो। दो लोगों के बीच में बैड ब्लड है मतलब क्या है, दे हैव अनरिजोल्व्ड हैट्रेड, हाँ उनके अंदर क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनरिजोल्व नफरत भरी हुई है। दे कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, एंजॉय भी नहीं करते हैं। डू अप, डू अप का मतलब बताओ भाई, डू अप का मतलब क्या होता है। टू डिस्ट्रॉय कर देना नहीं, टू फास्टन और रिनोवेट, हाँ डू अप का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, है ना, उसी को तो बोलते हैं। तो फास्टन करना या फिर रिनोवेट कर देना। टू ब्रेक अपार्ट भी नहीं है, लीव समथिंग छोड़ देना भी नहीं है। अगला पूछ रहा है भाई कि भाई इसका मतलब क्या होता है, फ्रेज पूछी है टू मैनेज विदाउट समथिंग, किसी चीज़ के बिना आप मैनेज कर रहे हो, उसका मतलब डू विदाउट होता है ना, वो तो आप डू विदाउट कर रहे हो, किसी चीज़ के बिना आप काम चला रहे हो। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ड्रॉप इन का मतलब पूछा है, ड्रॉप इन का मतलब होता है कि अचानक से आ जाना, है ना, अचानक से आ रहे हो आप, तो उसी को बोलते हैं ये ड्रॉप इन, ठीक है जी। टू एंटर सडनली, अचानक से एंटर करना नहीं, अचानक से विजिट करना, किसी के पास में अचानक से जाना, उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। काट दो पहला। रिफ्यूज एंट्री नहीं कर रहे हो, कॉल भी नहीं कर रहे हो आप किसी को, आप कर रहे हो किसी को विजिट अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। फॉल्स ऑन, फॉल्स ऑन का मतलब पूछ रहा है, फॉल्स ऑन का मतलब होता है आपके ऊपर आके पड़ गई है कोई चीज़, उसी को बोलते हैं फॉल्स ऑन। इफ़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन यू, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर फॉल ऑन हो रही है तो इसका मतलब बता दो क्या होता है। इग्नोर कर रहे हो आप उसको, नहीं। इट इज़ गिवन टू समवन एल्स, किसी को दे दी गई है ये, नहीं भाई किसी को दे दी नहीं गई है। यू मस्ट टेक चार्ज, इसका मतलब है कि आपको उसका चार्ज लेना पड़ेगा। तो इफ़ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन यू, तो इसका मतलब है यू मस्ट टेक चार्ज। सी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन काट दो। आगे अबाटोर का मतलब पूछा है भाई, अबाटोर क्या होता है। अबाटोर वही जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है, स्लॉटर करा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट। हॉस्पिटल नहीं होता, टेम्पल नहीं होता, गार्डन भी नहीं होता है। अबोट का मीनिंग पूछ रहा है, अबोट तो भाई हेड होता है, किस चीज़ का हेड होता है, मोनास्ट्री जहाँ पर मंक रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, उसके हेड को बोलते हैं अबोट। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल, किंगडम या बिजनेस के हेड को अबोट नहीं बोलते, अबोट बोलते हैं एक मोनास्ट्री के हेड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्रीविएशन, अब्रीविएशन पूछा है, इनमें से कौन सा एक एब्रीविएशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में पूरा वर्ड है, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेप रूप, शॉर्ट फॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में एक वर्ड है, डिक्लेरेशन, पार्लियामेंट, तीनों अपने आप में एक वर्ड है, ये गलत हो जाते हैं। यूएस से होता है एक एब्रीविएशन, और यूएस से किस चीज़ का होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है एब्डिकेशन का मतलब पूछा है, एब्डिकेशन का क्या मतलब होता है, टेकिंग ओवर पावर। एब्डिकेट कर रहे हो मतलब आप छोड़ रहे हो, पावर को छोड़ रहे हो,
रिजाइन दे रहे हो उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। टेकिंग ओवर पावर, आप पावर ले रहे हो, नहीं। गिविंग अप अ पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप किसी पोजीशन को गिव अप कर रहे हो, उसको त्याग रहे हो, तो वही होता है एब्डिकेट करना, त्यागना। एक्सपेंड नहीं कर रहे हो और स्ट्रेंथन भी नहीं कर रहे हो किसी रूल को। आंसर की मैंने आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी लास्ट में सारे। इसको क्लास के बाद में दिन में आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन सबको प्रैक्टिस कर लो, सारी वोकैब एक बार पढ़ लो, तो बहुत जल्दी आप वोकैब को मास्टर कर पाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सारा कंटेंट पसंद आया है, तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला जो कंटेंट है वो आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है जी। और तैयारी अपनी बराबर करते रहो, मुझे उम्मीद है आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे, अपनी मनपसंद जॉब पा लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।